नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, CDSL, IEX, IRCTC में रिटेलर्स की होल्डिंग ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो शॉर्ट आंसर ये है कि जब तक रिटेलर्स की होल्डिंग ज़्यादा है तब तक अवॉइड करना चाहिए। लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। अगर रिटेलर्स का स्टेक बढ़ रहा है तो किसी ना किसी का तो कम हो रहा है। प्रमोटर जनरली ज़्यादा खरीदते बेचते नहीं है। इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल के बीच में ये ऊपर नीचे चलता रहता है। रिटेलर्स का स्टेक बढ़ रहा है उसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस यहां पर बेच रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है। जनरली दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स ही खराब हो गए हैं, शेयर का अभी कोई फ्यूचर नहीं है, कंपनी की हालत खराब हो गई है इसीलिए गिरता है और रिटेलर्स वहां पर इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि वो पेनी स्टॉक हो गया है। ADAG ग्रुप में, DHFL में, येस बैंक में यही सब हुआ है। दूसरा रीजन ये होता है कि कंपनी तो अच्छी है लेकिन अभी जो भी ग्रोथ थी वो सब कुछ फैक्टर इन हो गया है, वैल्यूएशन महंगा हो गया है तो FII DII बेचते हैं। लेकिन रिटेलर्स इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि कंपनी दिखती अच्छी है और जो पहले रैली देखने को मिली थी वो सेम रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फोमो में खरीदते हैं लेकिन वो वैल्यूएशंस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो दोनों ही केस में हमें यही पता चलता है कि रिटेलर स्टेक बढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो इलॉजिकल ही होता है, इमोशंस के बेसिस पे वो खरीदते हैं। इसीलिए थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहता है। इन तीनों शेयर्स के वैल्यूएशंस आपको महंगे ही नजर आएंगे, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की भी ज़रूरत नहीं है। IRCTC का आप सीधा साधा PE रेशियो देख लेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अभी IRCTC का नाम लिया है तो उसका आप देख सकते हैं रिटेल की होल्डिंग 20% से ज़्यादा हो चुकी है बढ़ते बढ़ते। म्यूचुअल फंड 2-3 क्वार्टर पहले, ज़्यादा नहीं सिर्फ 2-3 क्वार्टर पहले 7-8% की हिस्सेदारी थी जो कि अभी आधे % की हो गई है। क्यों हुआ ये? ओवर वैल्यूएशन की वजह से, प्रीमियम वैल्यूएशन की वजह से। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आई होप आपके क्वेश्चन को मैं आंसर कर पाया हूं। बस ये समझने की कोशिश करनी चाहिए, अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो थोड़ा वेट कीजिए, जब वैल्यूएशन सही हो जाएगा वापस आपको FII DII ये भी खरीदते हुए नजर आएंगे, तब हम वापस ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। तब तक के लिए अवॉइड करना मेरे हिसाब से बेहतर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीज सजेस्ट 5 लाख पोर्टफोलियो टू इन्वेस्ट दिस वीक 5 to 10 स्टॉक। तो देखिए मेरे हिसाब से अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ब्लू चिप स्टॉक हमें अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, जैसे HDFC लाइफ है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। बाकी आप TCS में भी थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं। HCL टेक्नोलॉजीज भी अच्छे प्राइस पे चल रहा है, निवेश करने के लायक है। कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी अच्छे प्राइस पर है। ऐसे शेयर्स में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजाज फाइनेंस और बर्जर पेंट्स का लेवल क्या होना चाहिए ऐड करने के लिए? तो बजाज फाइनेंस में तो देखिए हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि 5800 से करके 6000 का जोन काफ़ी अच्छा जोन है जहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वहीं से स्टॉक बाउंस होता हुआ नजर आया है, तो अगर आपने वहां पर नहीं खरीदा कोई बात नहीं है। अगर बाय चांस आपको 7000 के आसपास स्टॉक मिल जाता है तो वापस यहाँ पर आप एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। बर्जर पेंट में यहाँ पर 700 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह कई बार हमें देखने को मिला। ये लेवल टूटता हुआ नजर आया, वापस यहीं पर स्टॉक आ चुका है, अच्छे लेवल पे मिल रहा है। अब भी आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बैंकिंग में HDFC, कोटक, ICICI, IDFC फर्स्ट है। आप सिर्फ 2 स्टॉक रखना चाहते हैं, कौन से रखना चाहिए? आप एक ग्रोथ और एग्रेसिव यहाँ पर आपका रिस्क प्रोफाइल है, तो जब ग्रोथ और एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल होता है तो मतलब छोटे स्टॉक्स लेने चाहिए, वहीं पर ग्रोथ ज़्यादा है। बड़ी कंपनीज लेंगे तो आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर छोटी कंपनीज में तो IDFC है और कोटक है, HDFC और ICICI कारोबार आपको बड़ा नजर आता है तो इन दोनों का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक देखिए काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाती है लेकिन वो भी रिटेल पे फोकस कर रहे हैं तो आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छी मिलेगी। और कोटक बैंक भी HDFC और ICICI के कंपैरिजन में छोटी बैंक है, तो इन दोनों में आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट द पोर्टफोलियो इन केस ऑफ सडन मेजर मार्केट फॉल लाइक ऑफ कोविड। ईयर बैक यू सजेस्टेड हेजिंग स्ट्रेटेजी, डू वी हैव एनी अदर स्ट्रेटेजीज? तो देखिए जो हेजिंग स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, बहुत अच्छा वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप टॉप राइट कॉर्नर पे लिंक आ रही होगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहां पर हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप निफ्टी का पुट खरीद सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। देखिए हेजिंग करने के लिए एक तो पुट खरीद सकते हैं, बाकी आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, लेकिन वो प्रॉपर एक्चुअली हेज नहीं है, उसे हम एग्जिट स्ट्रेटेजी कह सकते हैं।
तो स्टॉप लॉस के साथ भी आपने अपने पोर्टफोलियो के लॉसेस को कंट्रोल कर दिया, इस प्रकार से किया जा सकता है। बाकी तो मेरे हिसाब से वही है, पुट खरीदा जा सकता है या फिर टाइमली बेसिस पे जब भी आपको ऐसा लगता है कि भाई मार्केट गिरने वाला है, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्शन पकड़ना आना चाहिए। जबकि हमने जो डिस्कस किया था कि आप पुट खरीद लेंगे, वो आपको हर साल वो पुट खरीदते जाएंगे, वो आपको इंश्योरेंस की तरह है। लेकिन जब भी आप पोर्टफोलियो को हेज करते हैं, आपका पोर्टफोलियो का साइज बड़ा होना चाहिए। अब मिनिमम 5 लाख का पोर्टफोलियो होगा तो आप हेजिंग जो करेंगे उसका जो खर्चा आएगा, प्रीमियम जो आपको चुकाना पड़ेगा, वो आप अपने रिटर्न से अफोर्ड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन न्यूजेन सॉफ्टवेयर। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 550 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, लेकिन ये सपोर्ट हमें टूटता हुआ नजर आया और यहाँ पर रीटेस्ट करके ये वापस नीचे आ रहा है, तो फिलहाल के लिए वीक नजर आता है, इसे अवॉइड करेंगे तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलगेट पाम ऑलिव में क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कोर्स बाइंग अपॉर्चुनिटी है, हमने लास्ट वीक Q&A सेशन में ही डिस्कस किया था। ये ट्रेंड लाइन आप देख पाएंगे, काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन नज़र आती है। इसी ट्रेंड लाइन पे बार बार स्टॉक आता है और वापस सपोर्ट लेकर हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल भी हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है, खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। एस्ट्राजेनेका में 25% का लॉस हो रहा है, तो क्या ग्लैंड फार्मा या फिर किसी और स्टॉक के रिप्लेस कर सकते हैं। तो एस्ट्राजेनेका में तो देखिए वीकली चार्ट में भी बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 3000 का टूटता हुआ नजर आया, तो यहाँ पर आप सेल ऑन राइज करने के बारे में सोच सकते हैं। आपने ग्लैंड फार्मा के बारे में डिस्कस किया है, तो ग्लैंड फार्मा में 3000 का लेवल एक अच्छा लेवल है जहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। एस्ट्राजेनेका में सेल ऑन राइज के बारे में सोचिए, पैनिक में तो अभी टाइम हो गया, पहले ही बेच दिया होता तो अच्छा होता। अभी सेल ऑन राइज कीजिए, जो भी थोड़ा बहुत ऊपर जाता है थोड़ा थोड़ा करके आप क्वांटिटी बेच सकते हैं और दूसरे अच्छे शेयर में एंटर हो सकते हैं। क्लीन साइंस में यहाँ पर मेरा लॉन्ग टर्म के लिए व्यू क्या है और बाइंग लेवल क्या है। तो देखिए कंपनी तो अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन वैल्यूएशन इतने अच्छे नहीं है, इसलिए फिलहाल के लिए तो मैं स्टॉप लॉस के साथ काम करना ही सजेस्ट करूंगा। सस्ते वैल्यूएशन पे मिलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हमने अभी फिलहाल पहले क्वेश्चन में वो डिस्कस भी किया, इंस्टीट्यूशंस वैल्यूएशंस को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। कंपनी अच्छी है नो डाउट, लेकिन कौन से प्राइस पे खरीद रहे हैं, क्या भाव दे रहे हैं कंपनी का, वो भी ज़रूरी है। लेवल्स के बारे में बात करें, फिलहाल 2000 का लेवल अच्छा लेवल ही नजर आता है जहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 1750 के आसपास आप देख पाएंगे यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला, रीटेस्ट करके वापस हमें ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। जैसे ये स्विंग है हमें ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, स्टॉक में और एक तेजी देखने को मिल सकती है। 25 मिनट तक भी स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। ग्रासिम और कोफोर्ज में लॉन्ग टर्म के लिए क्या खरीदारी करनी चाहिए। तो ग्रासिम तो देखिए ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक नहीं है, साइक्लिकल नेचर है, ज़्यादा लंबे समय के लिए रखना भी नहीं चाहिए। साइकिल जब तक चल रही है तब तक फॉलो कीजिए। यहाँ पर टाइमली बेसिस पे सेक्टर एनालिसिस करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर ये ऑल वेदर स्टॉक नहीं है, बस यही कहना चाहता हूँ। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग चल रहा है, जब तक 1600 के ऊपर है यहाँ पर हम खरीदारी कर सकते हैं, बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। कोफोर्ज के बारे में बात करें, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है, मार्केट में रिकवरी आ गई। आईटी तो पहले ही रिकवर हो चुका था, सबसे पहले रिकवर होता हुआ नजर आया। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब रिकवर हो रहा है, लेकिन ये रिकवर नहीं हो रहा है। तो 4000 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, अच्छी बात है, वरना 3500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अमरा राजा बैटरी, HDFC, AMC और डाबर पर मेरा क्या व्यू है। अमरा राजा बैटरी बहुत ही ज़्यादा वीक नज़र आता है, 450-500 के आसपास ये क्रैश के टाइम पे सपोर्ट लेकर ऊपर गया था। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर एक बाउंस देखने को मिलेगा, और जिस प्रकार की गिरावट हुई है वहाँ से एक तगड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है टेक्निकली। यहाँ पर अगर ये 5 मिनट पर आ जाता है सपोर्ट लेकर, आपको 600 तक, 650 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो वहाँ पर मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है स्टॉक ने कुछ रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। और यहाँ पर ईवी सेगमेंट में कौन ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा बैटरीज के सेगमेंट में, ये भी बताना मुश्किल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए टेक्निकल्स को फॉलो करके ही काम करना ज़रूरी हो जाता है। HDFC, AMC के बारे में बात करें, इसने भी लंबे समय से रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। जब लिस्ट हुआ था 2018 में, वहाँ से 10-15% के ही रिटर्न्स आपको दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, 2000 पे चल रहा है, 2000 के नीचे चला जाता है तो बस एग्जिट कर देना है। फिलहाल यहाँ पर 2000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल टूट जाता है तो एग्जिट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहने वाला है। तब तक के लिए अगर आप खरीदारी भी करना चाहें तो 2000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी भी कर सकते हैं। डाबर के बारे में बात करें, डाबर एक अच्छे लेवल पे चल रहा है, अच्छे ट्रेंड लाइन पे चलता हुआ नजर आता है। फिलहाल आप देख पाएंगे अप्रैल तो नहीं, मार्च में यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी भी देखने को मिली, तो खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है।
वॉट टू डू ड्यूरिंग रिसेंट मार्केट करेक्शन फ्रॉम 17,700 टू 15,600। आपके पास स्टॉक प्राइस को एवरेज करने का कोई पैसा नहीं था। आपका जो करंट एवरेज प्राइस है वो SBI कार्ड्स, HUL जैसे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। आपने 5 साल के लिए निवेश किया, लेकिन फिर भी आपको लगता है एम्प्टी पॉकेट है। जब मार्केट गिर जाता है तो कभी स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। तो अगर अभी कभी स्टॉक को अभी आप बोल रहे हैं पैसे नहीं है, तो मतलब समझा नहीं मैं। तो कभी स्टॉक को खरीदना चाहिए वो तो चलिए बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए, लेकिन सपोज कि मार्केट गिर गया तब पैसे नहीं है, बाद में पैसे आ गए, तो अगर अच्छे लेवल्स पे चल रहा है तो तब भी आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। तब फोमो में नहीं आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शेयर अगर इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है तभी हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम नहीं खरीद सकते हैं। वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आना प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। सपोज इस पॉइंट पे पैसे आ जाते हैं तो तभी के तभी खरीदना ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आपको कई बार होता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए बर्जर पेंट में हमने जो डिस्कस किया वो अच्छे लेवल पे चल रहा है, वहां पर खरीद सकते हैं। 700 का लेवल अच्छा ही लेवल है, वहां पर कोई इशू नहीं है। लेकिन बजाज फाइनेंस देखिए वो 8,000 का था, 6,000 आया, अभी 7,400 चल रहा है, तो वो कोई सेंस नहीं बनता है। थोड़ा वेट करेंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इस प्रकार से आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स आपने 2,600 में बाय किया है, अच्छे प्राइस पे किया है, तो क्या ये 4,000 जा सकता है शॉर्ट टर्म में? देखिए प्राइस आपने अच्छा बाय किया है, लेकिन आपका जो एक्सपेक्टेशन है शॉर्ट टर्म का वो बहुत ही ज़्यादा है। 4,000 मतलब वो तो मिड टर्म में आएगा तो भी बहुत हो जाएगा। अभी वीकली चार्ट है, यहाँ पर 2,500 के आसपास ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रहा है। खरीदा अच्छे प्राइस पे, मिड टर्म के लिए मतलब 6 महीने 1 साल के लिए रखेंगे तो आपको ये 4,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और ऑफकोर्स टाइम लगेगा, बीच में रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेंगे। 3,000 पे जाएगा, फिर से एक बार नीचे आएगा, 3,500 से नीचे आएगा, तो टाइम लग सकता है। शॉर्ट टर्म में तो जो लेवल्स नज़र आते हैं यहाँ पर, अगर आप 1-2 हफ्ता वेट करते हैं तो आपको 200 रुपये का तक जंप देखने को मिल सकता है। सारेगामा एट करंट वैल्यूएशन मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा महंगे चल रहे हैं, और वैसे भी ये सर्किट वाले स्टॉक में काम करने से हमें बचना चाहिए। रिलायंस एट करंट वैल्यूएशन फॉर लॉन्ग टर्म 2 to 3 ईयर्स, तो देखिए लॉन्ग टर्म 2 to 3 ईयर्स तो नहीं होता है। लॉन्ग टर्म मतलब एटलीस्ट आपका 5 साल का व्यू होना चाहिए। 2 to 3 ईयर्स के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो मंथली चार्ट पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो भी आपको 2 से 3 साल का व्यू मिल जाता है। तो यहाँ पर मेरे 3 फेवरेट पिक्स फ्रॉम स्मॉल एंड माइक्रो कैप, मेरे जितने भी फेवरेट स्मॉल कैप थे अभी तेज़ी में जनरली वो सारे मिड कैप हो चुके हैं, और अभी मैंने कुछ नया एनालिसिस किया नहीं है जिससे मैं नए स्मॉल कैप ढूंढूं जो 4-5 हज़ार करोड़ की कंपनीज हैं। और माइक्रो कैप में पर्सनली अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। वीडियो रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेक वीडियोस ऑन मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड हाउ टू फाइंड मोमेंटम स्टॉक्स। ऑफकोर्स हम कोशिश करेंगे। रिलायंस के बारे में आपने पूछा था, तो रिलायंस का चार्ट देख लेते हैं एक बार। तो ये 2200 के आसपास आया था, तब भी आपने खरीद लिया होता तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल चुका है। अब स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे तो ज़्यादा सेंस नहीं बनता है। फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच कीजिए, ज़्यादा बेहतर चॉइस रहेगी। Suppose I allocate equal amount to each shares in my portfolio. Okay, some of them might give a huge return, some might not. तो आपका क्वेश्चन ये है कि क्या वो पोर्टफोलियो सेम रेशियो में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एक्स्ट्रा क्वांटिटी हमें जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं उसमें ऐड करना चाहिए, जो और ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे उसमें से निकाल कर। तो ये देखिए डिपेंड करता है। अगर आपने टॉप कंपनीज को सिलेक्ट किया है, सपोज मैं नाम लेता हूँ भाई, HUL हो गया, TCS हो गया, HDFC बैंक, रिलायंस, एशियन पेंट, ये सब हो गया। एशियन पेंट, TCS ये सब ने परफॉर्म किया है, अभी HUL पीछे रह गया है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है वो समझना चाहिए। रीज़न ये है कि अभी इनपुट्स जो बढ़ते हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, कंपनी में कुछ खराब नहीं है, पूरे सेक्टर के साथ खराब चल रहा है। तो तभी एक्चुअली आपको जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहे हैं वहाँ से थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट बुक करके सारे गिरे हुए शेयर्स में पैसे डालने के बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार से भी किया जा सकता है। ये तो देखिए आपने जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन इसका आंसर जनरल हो ही नहीं सकता। यहाँ पर डिपेंड करता है आपके शेयर्स में परफॉर्म किया क्यों है और जो अंडर परफॉर्म किया है उसका रीज़न क्या है। अगर अंडर परफॉर्म करने का रीज़न है कि कंपनी की हालत ख़राब हो गई है तो वहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, और अगर आउट परफॉर्म किया उसका रीज़न ये है कि कंपनी ऑपरेटेड है, कुछ ऑपरेटर की एक्टिविटी चल रही है, रोज़ अपर सर्किट लगती है, ऐसा कुछ हो गया है, तो वहाँ पर भी ऐड नहीं करना चाहिए, बल्कि वहाँ से एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, पीडीलाइट इंडस्ट्री के बाइंग लेवल्स। बजाज फाइनेंस तो डिस्कस कर लिया, एशियन पेंट के बारे में बात करते हैं। 3000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट था, यहाँ पर रीटेस्ट करके वापस ऊपर जा रहा है, अब भी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेंगे, बुरा प्राइस नहीं है। पीडीलाइट के बारे में बात करें, पीडीलाइट में टेक्निकली यहाँ पर अगर तेज़ी आती है और ये 25 मिनट के ऊपर जाता है तो और एक अच्छा टेक्निकल स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। बाकी सपोर्ट तो इसका 2200 के आसपास है, 2200-2300 के आसपास सपोर्ट नज़र आता है। Sir, apart from equity, where do you invest and should one look for diversifying the portfolio outside of equity like bonds, debt funds? तो देखिए इक्विटी के अलावा फिलहाल मैं कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करता। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो ही जाता है, जब भी घर खरीदते हैं बड़ा इन्वेस्टमेंट वहीं पर हो जाता है। बाकी जो पहले की जब कुछ मार्केट का नॉलेज नहीं था तब LIC पॉलिसीज़ ली हुई थी तो वो सब एक्चुअली डेट ही हो गया। वो सब फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स तो नहीं मतलब जहाँ पर आपको एक रेगुलर फ्लो मिल जाता है, जहाँ पर एक सेफ रिटर्न्स होते हैं, वो सब हो ही जाता है। अब भी प्रीमियम भरते जाते हैं, जब कुछ नॉलेज नहीं था तब लिया हुआ था तो अब भी वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो ही जाता है, इसलिए नया अभी मैं फिलहाल तो नहीं करता हूँ। और ऑफ कोर्स डाइवर्सिफाई आपको करना चाहिए, अगर आपका नहीं है तो करना चाहिए। मेरा ऑलरेडी है, घर वालों का, इसलिए अभी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका डेट में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वहाँ पर करना चाहिए। अगर आप अभी कर रहे हैं तो मैं आपको एंडाउमेंट पॉलिसी सजेस्ट नहीं करूंगा, हमने तो लेकर रखी है, आपने भी शायद लेकर रखी होगी, लेकिन अभी तो पॉलिसीज़ लेनी चाहिए तो इंश्योरेंस अलग रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अलग रखना चाहिए। और यहाँ पर विन वेल्थ बॉन्ड्स पे और भारत पे 12% क्लब पे क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में 1-2% आपका जो डेट में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस हिसाब से 2-4% का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन आपने पूछा है कि जब हम बात करते हैं कि भाई 5 से 10% का वेटेज दिया है किसी भी शेयर को तो वो परसेंटेज कैसे कंपेयर करना है। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो क्या 10,000 इन्वेस्ट किया तो 10% का वेटेज हो गया। ऑफ कोर्स जो भी आपका कैपिटल है, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका हम पैसा एलोकेट करते हैं। तो 1 लाख है, उसका अगर 10% एलोकेट करना है, सपोज HDFC बैंक में, तो 10,000 इन्वेस्ट किया, उस हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर ऐसा है तो जैसे जैसे पोर्टफोलियो साइज इंक्रीज होता जाता है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है, तो यहाँ पर अगर किसी और शेयर में खरीदारी करनी है तो क्या एलोकेशन का ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। एलोकेशन का ध्यान हमेशा रखना ही चाहिए, एलोकेशन के बिना यहाँ पर कभी काम नहीं करना है, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि 99% पे अगर भरोसा है कि हम लोग सही निकलेंगे, ये ट्रेड लिया है उसमें प्रॉफिट ही होगा या फिर ये इन्वेस्टमेंट किया उसमें भी प्रॉफिट ही होगा, लेकिन अगर 1% चांस है कि हम लोग यहाँ पर नुकसान में जा सकते हैं तो उतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। भले ही आपके प्रोबेबिलिटी आपके साथ में, लेकिन वो 1% अगर काम करके आपकी किस्मत खराब होगी, 1% में आप आ गए, अगर आपने बड़ा एलोकेशन किया हुआ है तो बड़ा लॉस आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए एलोकेशन कंट्रोल में रखिए। अगर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है कि करेगा ही, अच्छा ही करने वाला है, तो आप थोड़ा इंक्रीज कीजिए। सपोज आपने रूल बना कर रखा है कि 5% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना, थोड़ा आप स्ट्रेच कर दीजिए, 6 कर दीजिए, 7 कर दीजिए, वहाँ तक ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम मोड पे 20-25% एक ही ट्रेड में, एक ही स्टॉक में डाल दिया, उतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। टेक्समो पाइप और प्रोडक्ट पे मेरा क्या व्यू है, तो इतनी छोटी कंपनी को अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहता है, बहुत ही ज़्यादा ऑपरेटेड यहाँ पर हो सकता है। रूट मोबाइल में क्या करना चाहिए, बाइंग लेवल्स के बारे में बात करें तो फिलहाल ये नो ट्रेड जोन में चल रहा है, सपोर्ट और एक टाइट रेंज में आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 1700 के ऊपर जाता है तो हम खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। हमें जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 2000, 2200, ये सारे लेवल्स अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है। 1430 के आसपास आप स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। ये जो लो है इसके नीचे स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। LTTS और L&T इन्फोटेक में बेस्ट बाय लेवल और CAGR रिटर्न, तो देखिए CAGR रिटर्न क्या होगा ये बताना तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो भी कितना भी हम लोग एनालाइज कर ले, ये इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है कि CAGR रिटर्न क्या निकलेगा और आप कितना होल्ड करते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो LTTS में देखिए जब तक ये गैप फिल नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर ज़्यादा एग्रेसिवली काम नहीं करना चाहिए। बेस्ट बाय लेवल तो 4500 के आसपास का लेवल है और ये भी मेरे हिसाब से बेस्ट नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन अब भी प्रीमियम है। तो अगर ये 4000 उसके नीचे मिलता है तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छा लेवल रहेगा।
लेकिन टेक्निकली अभी तो ये 4,500 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से गिरावट हो सकती है। अगर ये गैप फिल हो जाता है तो वापस तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, तभी आप ब्रेकआउट में छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। LTI के बारे में बात करें, ये अभी तक अपने रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया है। 6500 का इसका रेजिस्टेंस है। जब तक ये 5,500 से 6,500 पे ट्रेड कर रहा है, कोई डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। 5,500 का लेवल फिलहाल तो सपोर्ट है, यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वैल्यूएशन हमारे साथ नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक अगर 5,000 या उसके नीचे मिलता है तो ही आपको एक अच्छा वैल्यू मिलेगा, तभी आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि बिना स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।